टेक्नोलॉजी में एक बार सभी का स्वागत है दोस्तों। हमने जो अभी हाल फिलहाल में टेस्ट लिया था वर्क्स मैनुअल का IRWM चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। आज हम उसका पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं आपके पास। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशंस फॉर प्लानिंग ऑफ साइटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स। कंडीशंस फॉर प्लानिंग ऑफ साइटिंग ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर। कंडीशंस फॉर प्लानिंग ऑफ साइटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे। इन द विसिनिटी ऑफ ट्रैक्स इनसाइड कर्व शुड बी अवॉइडेड। साइट शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड सो एज नॉट टू इंटरफेयर विद द विजिबिलिटी ऑफ ड्राइवर्स ऑफ ट्रेन। और ये था कि शुड बी एट बाउंड्री ऑफ लैंड सो एज टू अवॉइड एंक्रोचमेंट। तो कंडीशन फॉर प्लानिंग ऑफ साइटिंग ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, ये कहा था कि इन द विसिनिटी ऑफ ट्रैक्स इनसाइड कर्व्स site should be carefully selected so as not to interfere with the visibility of drivers of train, should be at boundary of land so as to avoid encroachment। ये सारे के सारे दोस्तों इसका आंसर जो है, सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर है। हम आपको लेकर चलते हैं पैरा 201 में। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर नंबर 2 है प्लानिंग इंस्पेक्शन मेंटेनेंस बिल्डिंग। इसके अंदर पार्ट है प्लानिंग एंड जनरल इंस्ट्रक्शन में साइटिंग और बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर पॉइंट नंबर बी देख लीजिए। द साइटिंग ऑफ बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स इन द vicinity of tracks inside curve should be avoided। in the vicinity of track inside curve should be avoided। The site should be carefully selected so as not to interfere with the visibility of drivers of trains or road vehicles at level crossings. As far as possible, the siting of building or other structure should be at boundary of land so as to avoid encroachments, as also to ensure availability of land for future tracks। Okay, तो ये सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल किया ना, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इन द एरियाज वेयर बायलॉज हैव नॉट बीन नोटिफाइड इट विल बी डिजायरेबल टू अडॉप्ट प्रोविजंस ऑफ। जहां पर बायलॉज नोटिफाइड नहीं है, इन एरियाज वेयर बायलॉज हैव नॉट बीन नोटिफाइड इट विल बी डिजायरेबल टू अडॉप्ट द प्रोविजंस ऑफ। यहाँ पर दिया है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1983 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1983 पार्ट 3। आपको रेफरेंस इसका दिखा देते हैं। इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा पैरा 201 में। ठीक है, तो मैं आपको पैरा 201 में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए पॉइंट डी है, ये पैरा 201 का पॉइंट डी है। इन एरियाज वेयर बायलॉज हैव नॉट बीन नोटिफाइड इट विल बी डिजायरेबल टू अडॉप्ट द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 1983 पार्ट 3। क्या कहा? 1983 पार्ट 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो सब कुछ सेम था, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड, तो ये पार्ट में ही फर्क था। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्लानिंग ऑफ द रेलवे स्टाफ कॉलोनीज फॉर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। क्या? प्लानिंग ऑफ द रेलवे स्टाफ कॉलोनीज फॉर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। ओरिएंटेशन शुड प्रिफरेबली बी, यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ओरिएंटेशन के बारे में बात चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर हैबिटेट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फॉर हैबिटेट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर हैबिटेट, नन ऑफ द अबव। तो पैरा 202 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो आए पैरा 202 में चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग पैरा 202 में आ चुके हैं प्लानिंग और रेलवे स्टाफ कॉलोनीज के अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस दी गई है, अलग अलग हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके सारे कंटिन्यूएशन में सारे पॉइंट्स आ गए। फिर उसके बाद में आपको जो दूसरा मिलता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसके भी बारे में नहीं बात, हमसे बात हुई है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में ना। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जोन के बारे में बात हुई। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर क्या कहा है? दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉर्मली फाउंड इन कोस्टल एरियाज, मीन्स mean maximum real temperature during summer does not rise beyond 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस बिटवीन 70 to 90% बिकॉज ऑफ लेस डायरेक्शनल। देखो, अच्छा ठीक है, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाता हूँ। तो ओरिएंटेशन के बारे में हमसे पूछा गया है, सीधे मैं ओरिएंटेशन पे आता। देखो यहाँ क्या लिखा, ओरिएंटेशन शुड प्रेफरेबली इन north south direction for habited rooms, that is longer wall should face the north and south so that shorter sides are exposed to डायरेक्ट सनलाइट। यानी छोटे जो साइड के ऊपर डायरेक्टली धूप लगे और बाकी जो है लॉन्गर पे धूप ना लगे ज्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फॉर हैबिटेबल। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर हैबिटेट हो गया। ओके, और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4, एम्स ऑफ नेचुरल लाइटिंग आर, नेचुरल लाइटिंग जो हम करते हैं उसका मकसद क्या है? टू प्रमोट वर्क एंड एक्टिविटी, टू क्रिएट अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट, टू प्रिजर्व एनर्जी कंजम्पशन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पे दिया ऑल ऑफ द अबव। पैरा 203 में हम जाएंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ नेचुरल लाइटिंग के लिए ऑप्शन दिए गए थे, टू प्रमोट वर्क एंड एक्टिविटी, क्रिएट अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट, प्रिजर्व एनर्जी कंजम्पशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप रेफरेंस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पैरा 203 के अंदर ही पॉइंट नंबर 6 है, नेचुरल लाइटिंग। पैरा 6 है, पॉइंट नंबर 6 पैरा 203 के अंदर, नेचुरल लाइटिंग। द गुड लाइटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल बिल्डिंग्स एंड हैज थ्री प्राइमरी एम्स, तीन मकसद है। द फर्स्ट एम इज टू प्रमोट वर्क एंड एक्टिविटी, पहला एम क्या है? टू प्रमोट वर्क एंड एक्टिविटी, जो भी काम करना एक्टिविटी वो उसको प्रमोट करना, नेचुरल लाइट रहेगा तो काम करने में सहूलत होती है। दूसरा द सेकेंड इज टू प्रमोट सेफ्टी, दूसरा क्या है? टू प्रमोट सेफ्टी, अगर सफिशिएंट लाइट होती है तो लोगों को सेफ फील होता है। इफ इट इज डार्क तो पीपल फील लाइक, उनको थोड़ा सा फोबिया महसूस होता है ना, डर महसूस होता है। द सेकेंड इज टू प्रमोट सेफ्टी एंड द थर्ड इज टू क्रिएट अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट, थर्ड इज टू क्रिएट अ प्लीजिंग एनवायरनमेंट। तो तीन पॉइंट था, तीनों पॉइंट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया ना। और अच्छा, एक और ये यहाँ पे प्लीजिंग एनवायरनमेंट, प्रमोट वर्क एक्टिविटी हो गया, एक एनर्जी कंजम्पशन के बारे में भी पॉइंट था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। देखो यहाँ पे लिखा है एडिशनली इट ऑल्सो प्रिजर्व्स एनर्जी कंजम्पशन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जिसको आमतौर पे हम लोग जीएडी कहते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग शुड हैव, द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग शुड हैव प्रायर अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर इन हेडक्वार्टर नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ, यानी हेडक्वार्टर में जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, हेडक्वार्टर में जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में जो है प्रायर अप्रूवल किसका होना चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर इन हेडक्वार्टर नॉट, किस रैंक का ऑफिसर हो, सीनियर स्केल, जे ग्रेड, एसए ग्रेड या एचए ग्रेड। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए, तो इसके अंदर आंसर है हमारा एसए ग्रेड, एसए जी जिन्हें हम कहते हैं, एसए ग्रेड। रेफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको पैरा 203 में। देखिए दोस्तों, हम लोग पैरा 203 के अंदर पॉइंट नंबर 9 है अदर जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट, इसके अंदर है हम। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखें, द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, क्या कहा जा रहा है? द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग शुड हैव द प्रायर अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर इन हेडक्वार्टर्स नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ एसएजी इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर ओपन लाइन। ठीक है, तो क्या कहा? नॉट बिलो, नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ एसएजी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो उनका एसएजी लेवल का क्या लगेगा? अप्रूवल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर, rooftop rainwater harvesting and storage in tank, rooftop rainwater harvesting and recharging subsurface aquifer, surface runoff harvesting and recharging subsurface aquifer। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन दिया, आंसर इनका ऑल ऑफ द अबव है। पैरा 204 है, उसके अंदर हम जाएंगे। पैरा 204 वाटर सप्लाई टू स्टेशन एंड स्टाफ, इसी के अंदर आप आगे बढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक ऐड किया गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें देखिए, आप यहाँ से आप गुजरते चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिक टाइप्स यहां पर मेंशन किया है। बेसिक टाइप, फॉलोइंग आर द थ्री बेसिक टाइप्स, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज इन टैंक, यानी छत से जो पानी आया उसको टैंक में कहीं जमा करेंगे। दूसरा क्या कहा? ठीक है, दूसरा क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज इन टैंक हो गया। दूसरा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर, सब सरफेस एक्वीफर। और तीसरा है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर। तो ये तीन बेसिक टाइप्स हमारे हो गए, दीज ऑल आर थ्री बेसिक टाइप्स। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑफिस बिल्डिंग्स, इन ऑफिस बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट फॉर मेल पर्सनल शुड बी, वाटर क्लोजेट फॉर मेल पर्सन, जेंट्स के लिए जो वाटर क्लोजेट होता है उसमें कितने होने चाहिए? वाटर क्लोजेट फॉर मेल पर्सन ऑफिस बिल्डिंग में कितने होने चाहिए? तो यहाँ दिया 1 फॉर एवरी 15%, 1 फॉर एवरी 25%, 1 फॉर एवरी 20%, 1 फॉर एवरी 35%। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग एनेक्चर 2.1 में जाएंगे। देखिए दोस्तों, पैरा 205 है स्केल ऑफ फिटमेंट्स, पैरा 205 है स्केल ऑफ फिटमेंट फॉर वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड ड्रेनेज। ठीक है, पैरा 205 है। इसी के अंदर एक टेबल है, मैंने गलती से एनेक्चर कह दिया था, एनेक्चर नहीं, टेबल 2.1 है, टेबल 2.1। तो ये टेबल 2.1 में क्या कहा जा रहा है? ऑफिस बिल्डिंग्स के बारे में, वाटर क्लोजेट के बारे में पूछा है, मेल पर्सनल के, तो वाटर क्लोजेट का ये अपना हो गया
और ये हो गया आपका मेल के लिए। तो आंसर आपका क्या आ गया, वाटर क्लोजेट कितना होना चाहिए ऑफिस बिल्डिंग के अंदर फॉर मेल पर्सनल, 1 for every 25% और पार्ट देयर ऑफ, है कि नहीं, हर 25 आदमी पे एक वाटर क्लोजेट होना चाहिए। ठीक है, ये इसका बेसिक मतलब है। ठीक है, तो रेफरेंस देख लिया हमने, तो 1 for every 25% हो गया। इन ऑफिस बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट फॉर मेल पर्सन शुड बी 1 for every 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, non-railway non-railway government officers can be permitted to occupy railway rest house on duty as follows। नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिसर यानी गवर्नमेंट ऑफिसर लेकिन रेलवे के नहीं है, कैन बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई रेलवे रेस्ट हाउस ऑन ड्यूटी एज फॉलो, यानी कि जो अगर ऑन ड्यूटी पे तो रेलवे रेस्ट हाउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, कौन कौन, ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हैविंग फ्री ड्यूटी पास इन द एरिया कवर्ड बाय द रेलवे। Officers of the Post and Telegraph Department having free duty passes in the area covered by the railway। दूसरा है ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा है द ऑफिसर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टीम ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑल ऑफ द अबव। पैरा 213 में इसका रेफरेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया, नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई रेलवे रेस्ट हाउस ऑन ड्यूटी एज फॉलोज। ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हैविंग फ्री ड्यूटी पासेस इन द एरिया कवर्ड बाय द रेलवे पास। ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टीम ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। आंसर इनका ऑल ऑफ द अबव है। पैरा 2-1-2-3 यहाँ पे लिखा है गलती से, ये इट शुड बी पैरा 2-1-2। जरा करेक्शन कर लें आप, ये आपको कहाँ मिलेगा, पैरा 213 में ना मिलके 212 में मिलेगा, 2-1-2। पैरा 2-1-2 के आखिरी आखिरी में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले अभी, देखिए ये पैरा 2-1-2 है हमारा। ठीक है, पैरा 2-1-2 हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, रेलवे रेस्ट हाउस एंड रेस्ट रूम कैन बी अलॉटेड टू नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन टूर, दे शुड बी बुक्ड इन एडवांस 1 month। ये चलो इसको मैं छोड़ता डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। देखो, फॉलोइंग क्या कहा, फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए, मार्क करता हूं मैं, फॉलोइंग नॉन गवर्नमेंट रेलवे ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी ऑन कैन बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई रेलवे गेस्ट हाउस ऑन ड्यूटी। तो पहला है ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हैविंग फ्री ड्यूटी पास इन द एरिया कवर्ड बाय द रेलवे। ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट रेलवे पुलिस वर्किंग ऑन रेलवेज। और तीसरा कैटेगरी, ऑल ऑफिसर्स सर्विंग अंडर द कंसिलेशन ऑफिसर्स, railways and supervisor railway labor etc, all officers serving under the conciliation officers railways and supervisor railway labor। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट, तो ये तो मैंने यहाँ इतना पढ़ दिया आपको, पोस्ट टेलीग्राम, स्पेशल पुलिस और ऑफिसर्स रेलवे सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है करीब करीब सही है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो गया, ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसके बाद में क्या है हमारा, ऑफिसर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टीम, और क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, पैरा 213 में आपको मिलेगा नॉन रेलवे। चलो ये तो हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये बचा कैसे रह गया। ठीक है, ऑफिसर्स ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रिटर्न ऑफ वेकेंट बिल्डिंग शुड बी सेंड बाय द डिविजनल इंजीनियर्स ऑफिस टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट along with allotment authority at the end of every month, वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो किसको बताना है, रिटर्न ऑफ वेकेंट बिल्डिंग, रिटर्न ऑफ वेकेंट बिल्डिंग should be sent to the
Return of vacant building should be sent to the sent by the division engineer's office to accounts department, वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका आंसर है पैरा 223 के अंदर, पैरा 223। दोस्तों यहाँ पे देखो वेकेंट रेलवे बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। As far as possible, no railway quarter should be allowed to remain unoccupied. This SSC work should send a return on building lying vacant at the end of every month through the AEN to the division engineer who will take necessary steps in regard to their occupation. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। 2023 का जो हमारा जो जून का एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि नो रेलवे क्वार्टर शुड बी अलाउड टू रिमेन ऑक्यूपाइड, द सम ऑफ एसएससी वर्क शुड सेंड अ रिटर्न ऑफ बिल्डिंग लाइंग वेकेंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ थ्रू द एएन टू द डीएन। ठीक है, ये था। अब हमारा अभी जो पूछा गया वो ये है, a return of vacant building should be sent by the divisional engineer's office to the accounts department, allotment authority at the end of every month. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी वर्क्स या सेक्शनल इंजीनियर वर्क्स शुड इंस्पेक्ट all the buildings, water supply installation, sewerage installation, drainage arrangement once in 3 years, once in 5 years, once in a year, none of the above। तो इसका आंसर है वंस इन अ ईयर, यानी कि जितने भी बिल्डिंग है, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन है, सीवरेज इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज अरेंजमेंट, जो भी उसके कंट्रोल में सारे के सारे बिल्डिंग से लेके सारी की सारी चीजें, इसका इंस्पेक्शन उसे साल में कम से कम एक बार करना है, वंस अ ईयर। तो पैरा 224 में इसका रेफरेंस है। ठीक है दोस्तों, पैरा 224 है, पैरा 224। ठीक है, पैरा 224 इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स का। तो यहाँ पर आप देखें इंस्पेक्शन रिपेयर में ये डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, और यहाँ पर हमसे पूछा है ना कि ये कब इंस्पेक्शन करेगा, तो ये देखिए, यहाँ देखिए, एसएससी वर्क शुड इंस्पेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशंस, सीवरेज इंस्टॉलेशंस एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट वंस अ ईयर। साल में एक बार क्या करेंगे, ये सारे के सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे। एसएससी वर्क शुड इंस्पेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, सीवरेज इंस्टॉलेशन एंड ड्रेनेज अरेंजमेंट वंस अ ईयर, साल में एक बार करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स such as workshop, running shed, platform cover, and FOB should be done. Periodical inspection of structures such as workshops, running sheds, platform cover, and FOB should be done. फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हुई है, एवरी 6 months, एवरी 3 years, एवरी 3 months, और अगला है वंस इन अ ईयर, वंस अ ईयर। तो क्या है, द पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म कवर, फुट ओवर शुड बी डन वंस अ ईयर, साल में एक बार तो करना है। पैरा 228 में इसका रेफरेंस दिया गया है, पैरा 228। ठीक है, तो पैरा 228 के अंदर आप देखें किसका टेस्ट की बात चल रही है, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ना। तो देखिए आप यहाँ पे पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ वर्कशॉप, सक्सेस इज अ वर्कशॉप, रनिंग शेड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर सच एज वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म कवर एंड एफओबीज। तो बाय सेक्शनल इंजीनियर के बारे में कहा है, तो क्या है, वंस अ ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ, वंस अ ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12, open well should be cleaned when necessary, open well should be cleaned in open wells should be cleaned when necessary, this work should be carried out by, ओपन वेल की सफाई के बारे में बात चल रही है, ओपन वेल शुड बी क्लीन व्हेन नेसेसरी, दिस वर्क शुड बी कैरिड आउट बाय एईएन, सेक्शन इंजीनियर ओपन लाइन, सेक्शन इंजीनियर वर्क्स या जेईपी वे। तो यहाँ पे अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए, इसमें से करेक्ट हमको चूज करना है। ओके दोस्तों, पैरा 307 है सैनिटरी प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन, सैनिटरी प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन में रिजर्वायर्स और पॉन्ड्स आ गए, ओवरहेड टैंक्स आ गए, प्रोटेक्शन ऑफ वॉल्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग,
और इसके अलावा एक चीज जो रहेगा ये वो है, ठीक है दोस्तों, पैरा 307 में है हम लोग सैनिटरी प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन में। हमारा जो क्वेश्चन था आपके सामने है, ओपन वेल शुड बी क्लीन व्हेन नेसेसरी, दिस वर्क शुड बी कैरिड आउट बाय एन या ओपन लाइन का एसएससी या सेक्शनल इंजीनियर वर्क्स या जेईपी वे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो आंसर है सेक्शन इंजीनियर वर्क्स। तो रेफरेंस आपको दिखा देते हैं, पैरा 307 के अंदर हम जाते हैं। ये देखिए पैरा 307 हमने स्टार्ट किया, और उसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पैरा 307 में आ गए। इसके अंदर पार्ट ए रिजर्वायर और पॉन्ड के बारे में, दूसरा ओवर टैंक है, और तीसरा हमारा जो है प्रोटेक्शन ऑफ वॉल वेल्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इसके लिए क्या कहा है, द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वेल आउटसाइड एंड इनसाइड शैल बी प्लास्टर्ड टू अ सफिशिएंट डेप्थ टू प्रमोट पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द वेल थ्रू द स्टेनिंग एट शैलो डेप्थ। दूसरा क्या कहा, parapet should be sufficiently high to prevent entry of spilled water and water flowing at ground level. The top of steining should be edge finished, that is the dharni honi chahiye triangular shape, to avoid buckets or vessels being kept thereon. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स के बारे में ना, कौन करेंगे ना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर परफेक्ट मिलता है, ओपन वेल शुड बी क्लीन व्हेन नेसेसरी, प्रेफरेबली ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और द साइट शुड बी स्क्रैप्ड और क्लियर मॉस एंड अदर वेजिटेशन। Desilting of well should be done as necessary. Quick lime should be applied to the sides and bottom. This work should be carried out by section engineer works. किसके प्रेजेंस में होगा ये काम, सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के प्रेजेंस में होगा। इसकी जो रिपोर्ट होगी एईएन को, डीएन को थ्रू एईएन पास कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटडोर कंजर्वेंसी विल डिवॉल्व ऑन मेडिकल एज पर द रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एज पर रेलवे बोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो ऑल ऑफ द अबव है पैरा 306 के अंदर, हम देखेंगे इसको। कंजर्वेंसी वर्क, कंजर्विंग वर्क्स है क्लासिफाइड एज इंडोर कंजर्वेशन, आउटडोर कंजर्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे जो पूछा आउटडोर कंजर्वेंसी के बारे में बात है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ कंप्राइज क्लीनिंग ऑफ कॉलोनी एरिया, रेलवे यार्ड एटसेट्रा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटडोर कंजर्वेंसी विल डिवॉल्व ऑन द मेडिकल इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये हमसे पूछा क्वेश्चन ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटडोर कंजर्वेंसी will devolve on the medical engineer or operating department as per the railroad instruction, and shall include jobs like cleaning of trains, sewers, septic tanks, stormwater drains, smoke pit, dustbin, etc. ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ई सैनिटेशन कमिटी एंड इट्स फंक्शन शैल बी एज प्रिस्क्राइब बाय द डीएन वर्क्स, या सिर्फ डीएन का है, असिस्टेंट इंजीनियर, जनरल मैनेजर। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ई सैनिटेशन कमिटी एंड इट्स फंक्शन शैल बी एज प्रिस्क्राइब बाय जनरल मैनेजर। पैरा 306 में आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखिए पैरा 30, चैप्टर नंबर 3, पैरा 306। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंजर्वेंसी की बात हुई है, हेड कौन करेगा ना, कंजर्वेंसी को हेड कौन करेगा। इंस्पेक्शन यहाँ पे आपका है, इंस्पेक्शन बाय सैनिटेशन कमिटी। ठीक है, नहीं, इंस्पेक्शन बाय सैनिटेशन कमिटी। देखिए दोस्तों, ये पैरा 303 में आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैनिटेशन कमिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ई सैनिटेशन कमिटी एंड इट्स फंक्शन शैल बी एज प्रिस्क्राइब बाय द जनरल मैनेजर। मीटिंग्स विल बी कन्वीन बाय द चेयरमैन ऑफ द कमिटी एज एट स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, the constitution of each sanitation committee and its function shall be as prescribed by the general manager. Meetings will be convened by the chairman of the committee of at specified intervals. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15, द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन शैल बी रिव्यूड एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 95 96। कभी इसका रिवाइवल कब करेंगे? कैटेगराइजेशन स्टेशन शुड बी रिव्यूड कब होगा? तो ऑप्शन दिया है आपका 3 years, 5 years, 2 years और 7 years। इसका आंसर है 5 years। कितना आंसर है इसका? आंसर 5 years है। द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन शैल बी रिव्यूड एवरी 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 95 96। ठीक है, तो पैरा 402 के अंदर आपको यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ पे? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया ना? ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी इसके बाद में आगे और भी क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे।